वाले बच्चों, यह है अध्याय फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न और साथ में हमने इसमें पीडीएफ भी इंक्लूड की है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है जूसेपी मैत्सिनी। इनका फोटो सामने दे रखा है। ये कौन थे, इनके बारे में बात करते हैं। तो जूसेपी मैत्सिनी इटली के एक क्रांतिकारी थे। तो कौन थे? क्रांतिकारी। उनका जन्म 1807 में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में। वह कार्बोनारी के सेक्रेट सोसाइटी के सदस्य बन गए और जब वो कितने वर्ष के थे? 24 वर्ष के। तब उनको 1931 में लिगुरिया में क्रांति की कोशिश के आरोप में देश निकाला दे दिया। लिगुरिया में क्रांति कर रहे थे, ये क्रांति की क्या कर रहे थे? कोशिश, और इसका आरोप लगा था इनके ऊपर और इन्हें क्या दे दिया था? देश निकाला। उसके बाद उन्होंने दो और गुप्त सोसाइटी की स्थापना की। पहली तो की मरसोई में यंग इटली के नाम से, और फिर बाद में बर्न में यंग यूरोप के नाम से। मैत्सिनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई बनाया था। कितनी सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने? दो। पहली तो कहाँ की? मरसोई में यंग इटली, और फिर बाद में कहाँ की? बर्न में यंग यूरोप की। और इसलिए इटली को एक एकीकृत गणराज्य बनाना जरूरी था। मैत्सिनी का अनुसरण करते हुए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में कई गुप्त संगठन बनाए गए। किस किस ने इनका अनुसरण किया? एक तो जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड ने और पोलैंड ने। और रूढ़िवादी लोगों में मैत्सिनी के नाम का खौफ था। किसका खौफ था? मैत्सिनी के नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट कैमिली दे काउर। तो ये जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, ये किसका है? काउंट कैमिली दे काउर का। इनके बारे में देखते हैं। तो इटली के एकीकरण में काउंट कैमिली दी काउर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह पिटमांड सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे ये? प्राइम मिनिस्टर। वह ना तो कोई क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतांत्रिक। इटली के कई अन्य अभिजात वर्ग के लोगों की तरह वह धनी और सुशिक्षित थे। उनकी भी पकड़ इतालवी भाषा के मुकाबले फ्रेंच भाषा पर अधिक थी। काउंट कैमिली दे काउर ने फ्रांस से एक कूटनीतिक गठबंधन किया और 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। किससे गठबंधन किया था इन्होंने? फ्रांस से। और 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। उस लड़ाई में सैनिकों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया था, जिनकी अगुवाई गैरिबाल्डी कर रहे थे। सन 1869 की मार्च के महीने में वे दक्षिण इटली और ट्रू सिसिली के राज्य की ओर बढ़े। उन्होंने स्थानीय किसानों को समर्थन जीता और फिर स्पेनिश शासकों को सत्ता से हटा दिया। किसका समर्थन जीता उन्होंने? स्थानीय किसानों का। और 1861 में विक्टर एमानुएल को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। काउर उस एकीकृत इटली के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये थी इनकी काउंट कैमिली दी काउर की जीवनी। आगे देखें। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो ये यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ फोटो दे रखे हैं सामने। देखिए, इस तरीके का कुछ संग्राम हुआ था। तो ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ। जिन लोगों को देश निकाला दे दिया गया था, उन्होंने ग्रीस के राष्ट्रवादियों को भारी समर्थन दिया। ग्रीस में जो भी राष्ट्रवादी थे उनको भारी समर्थन दिया। और किसने दिया? जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था। पश्चिमी यूरोप के लोग प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने भी ग्रीस के राष्ट्रवादियों का समर्थन किया। कवियों और कलाकारों ने जनभावना को राष्ट्रवादियों के पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की। यह याद रखना चाहिए कि ग्रीस उस समय ओटोमान साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? ओटोमान साम्राज्य का। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई और ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिल गई। ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई से पूरे यूरोप में पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई। ग्रीस की आज़ादी जैसे ही हुई तो यूरोप के जो पढ़े लिखे वर्ग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। अब राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका देखते हैं। तो उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्होंने मताधिकार से वंचित किया गया।
देखो उन्होंने भारी संख्या में तो उन्होंने क्या किया था, हिस्सा लिया था, लेकिन असेंबली का जो चुनाव हुआ था उसमें उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली, यानी वो केवल देख सकती थी, बोल कुछ नहीं सकती। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? हमें उन कदम के बारे में बताना है जो भी उन्होंने उठाए थे। तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। उन्होंने इसके लिए रोमांटिसिज्म का सहारा लिया। देखिए रोमांटिसिज्म क्या है? तो रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था। रोमांटिक कलाकार देखिए इस तरीके के रोमांटिसिज्म थे जिसमें फोटो की सहायता से दर्शाया जाता था। तो अब देखिए इसमें कलाकार सामान्य तर्क और विज्ञान को बढ़ावा देने के खिलाफ होते थे। इसके बदले वे भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यों को अधिक महत्व देते थे। राष्ट्र के आधार के रूप में उन्होंने साझा विरासत और सांस्कृतिक धरोहर की भावना को अधिक बल दिया और राष्ट्र की भावना को इस तरीके से वो दर्शाते थे अपनी कलाकृतियों के द्वारा। आगे बढ़े। राष्ट्रवादी भावनाओं को बल देने में भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों में राष्ट्र की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरफ बढ़ावा दिया गया। पोलैंड में रूसी अधिपत्य के खिलाफ विरोध के लिए पोलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ और किसके रूप में हुआ? एक हथियार। मारियोन और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया इसका क्या महत्व था? तो फ्रेंच राष्ट्र को मारियोन का नाम दिया गया जिसे एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया और फ्रांस में राष्ट्र को मेरियोन का नाम दिया गया। और यह ध्यान देने योग्य है कि मेरियोन ईसाई महिलाओं का एक लोकप्रिय नाम था। मेरियोन ईसाई महिलाओं का क्या था? एक लोकप्रिय नाम। मेरियोन के चरित्र चित्रण के लिए उदारवाद और प्रजातंत्र के रूपकों का प्रयोग हुआ। जैसे ये देखिए इस तरीके के इनके फोटो थे उस टाइम के, मारियोन एंड जर्मेनिया। अब किस तरीके के? जैसे टोपी, तिरंगा, कलंगी आदि। लोगों में मेरियोन की पहचान करने के उद्देश्य से उसकी मूर्तियां बनी और टिकटों और सिक्कों पर उसकी तस्वीर छापी गई। ये फोटो आप देख सकते हैं मेरियोन का। जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया। जर्मनी में जैतून को बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जर्मेनिया के सिर पर जैतून के पत्तों का ताज है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जर्मेनिया के सर पर एक ताज है और ये लाल टोपी, कलंगी और ये मारियोन। चौथा प्रश्न, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। 1814 के वीना कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की पहचान 39 राज्यों के एक लचर संघ के रूप में हुई थी। इस संगठन का निर्माण नेपोलियन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? नेपोलियन। 1848 के मई महीने में फ्रैंकफर्ट संसद में विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रचना की। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का मुखिया कोई राजा होता तो संसद के प्रति जवाबदेह होता। ओटो वान बिस्मार्क जो प्रशिया के मुख्यमंत्री थे, जर्मनी एकीकरण के मुख्य सूत्रधार थे। कौन थे जर्मनी एकीकरण के मुख्य सूत्रधार? ओटो वान बिस्मार्क। इस काम के लिए उन्होंने प्रशिया की सेना और अफसरशाही की मदद ली। उसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 साल के भीतर 3 लड़ाइयाँ हुई। उन युद्धों की परिणति हुई प्रशिया की जीत, जिसने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संपूर्ण किया। 1871 के जनवरी महीने में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का शहंशाह घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे। ये फोटो आप देख सकते हैं नेपोलियन का, इस तरीके का था ये। शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कई बदलाव किए। जैसे अब देखते हैं उसके बदलाव। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू कर दिया। क्या किया? सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस नए सिविल कोड से जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा समाप्त हो गई। यानी जन्म से जो भी सुविधाएं मिलती थी वो सारी समाप्त हो गई। हर नागरिक को समान दर्जा मिला, हर नागरिक को समान दर्जा, और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार को अंजाम दिया। उसने सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। कौन सी व्यवस्था को ख़त्म किया था? सामंती व्यवस्था को। और किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। जिससे किसानों को दास्ता और जागीर को दिए जाने वाले शुल्कों से मुक्ति मिली। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया। और यातायात और संचार के साधनों में क्या किया था? उसने सुधार किया था। अगला देखते हैं। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो देखते हैं इसका उत्तर। 19वीं सदी के शुरुआती दौर के यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पर उदारवाद का गहरा प्रभाव था। एक नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी समानता। क्या मतलब था इसका? एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी समानता। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। उदारवाद का राजनीतिक दृष्टिकोण था आम सहमति से सरकार चलाना। यह तानाशाही के अंत और पादरियों को मिलने वाले विशेष अधिकार की समाप्ति का पक्षधर था। एक संविधान और प्रतिनिधि पर आधारित सरकार की जरूरत भी महसूस की गई। उदारवादियों ने निजी संपत्ति के अधिकार की भी वकालत की। उदारवादियों ने अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति की भी क्या की? वकालत। आर्थिक दृष्टिकोण। तो आर्थिक दृष्टिकोण देखते हैं। आर्थिक उदारवाद नेपोलियन कोड की कई विशेषताओं में से एक थी। नवोदित मध्यम वर्ग भी आर्थिक उदारवाद के पक्षधर थे। कई तरह की मुद्राएं, मापतोल के कई मानक और ट्रेड बैरियर आर्थिक गतिविधियों में रोड़े अटका रहे थे। नया व्यवसायी वर्ग एक ऐसे एकीकृत आर्थिक इलाके की मांग कर रहा था जिससे माल, लोग और पूंजी का प्रवाह निर्बाध रूप से चलता रहे। आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण देने। देखते हैं 3 उदाहरण कौन कौन से हैं। फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा देने की नीति थी, तो ये तो पहला। दूसरा, रूसी आधिपत्य के खिलाफ पोलैंड में पोलिश भाषा का इस्तेमाल, और जर्मनी में साझा संस्कृति को बढ़ावा देना। ये 3 थे। एक तो फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा मिला, दूसरा रूसी आधिपत्य के खिलाफ पोलैंड में कौन सी भाषा गई? पोलिश भाषा, और जर्मनी में साझा संस्कृति को क्या हुआ? बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। 2 देशों के बारे में बताना है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसे दर्शाने के लिए इटली और यूनान के उदाहरण सटीक बैठते हैं। तो कौन सा? इटली और एक यूनान। अब इटली के बारे में। इटली में काउर के प्रयासों के कारण इटली एक राष्ट्र बन पाया। यूनान में ऐतिहासिक ग्रीस संस्कृति और ओटोमान साम्राज्य की इस्लामी संस्कृति के अंतरों का हवाला दिया गया। ग्रीस संस्कृति के पक्षधर कई लोगों ने ग्रीस के संघर्ष का समर्थन किया, जिससे ग्रीस की आज़ादी में काफ़ी सहायता मिली। अधिकतर मामलों में एक साझा संस्कृति का इतिहास शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों का उत्पीड़न और उदारवाद का जन्म ने ऐसे उत्प्रेरकों का काम किया जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को घर बनाने में मदद की। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं ऐसे? एक तो इटली और एक यूनान। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? देखें इसे। यूरोप के अन्य भागों की तुलना में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कुछ अलग तरह से हुआ। तो देखते हैं किस अलग तरह से हुआ। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश द्वीप अलग अलग नस्लों में बटे हुए थे।
जिनकी अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। इंग्लिश राष्ट्र के धन संपदा, महत्व और ताकत में वृद्धि होने के साथ साथ ब्रिटिश द्वीप समूहों के अन्य राष्ट्रों पर इंग्लिश राष्ट्र का प्रभुत्व बढ़ता रहा। एक लंबे झगड़े के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में राज परिवार से सत्ता ले ली। राज परिवार से कब सत्ता ले ली? 1688 में। और ब्रिटेन के राष्ट्रों के निर्माण में इंग्लिश पार्लियामेंट की अहम भूमिका रही। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना। कब बना था यूनियन एक्ट? 1707, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। अपनी वित्तीय ताकत के कारण इंग्लैंड ब्रिटिश द्वीपों के अन्य राष्ट्रों पर भारी पड़ता था। इसके कारण एक ऐसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ जिसमें इंग्लैंड एक हावी सदस्य था और अन्य नस्ल के लोगों को इंग्लिश संस्कृति द्वारा दबा दिया गया। अगला देखते हैं, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ओटोमान साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन वह ऐसा दौर था जब ओटोमान साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। पूरी 19वीं सदी के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने की असफल कोशिश तो की, लेकिन कैसी की? असफल। एक एक करके ओटोमान के अधीनस्थ यूरोपीय देश अलग होते गए और अपनी आज़ादी की घोषणा करते गए, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान यह क्षेत्र कई गंभीर झगड़ों का अखाड़ा बन चुका था। बाल्कन पर नियंत्रण पाने का उद्देश्य भी इन झगड़ों में शामिल था।